नमस्कार। देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। खबरों का रुख करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल अप्रूवल मिला। उत्तर प्रदेश में जिन्ना पर जुबानी जंग तेज हो गई है। सोमवार को मुरादाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। चुनाव नजदीक आते सीएम चरणजीत चन्नी ने पंजाब को दिवाली गिफ्ट दिया। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी सरकार को निशाने पर लिया। और पंजाब सरकार में फिर कलह मच गई है। नवजोत सिद्धू ने सोमवार को फिर सरकार के सस्ती बिजली के फैसले की आलोचना की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बता दें, भारत की जो स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन है उसे ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल अप्रूवल मिल चुका है। यानी अब कोवैक्सीन लगवाने वाला कोई भी भारतीय वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जा सकेगा। उसे 14 दिन क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यह फैसला कोवैक्सीन पर होने वाली WHO की बैठक के ठीक 2 दिन पहले किया है। 3 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मीटिंग होने वाली है। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक कंपनी को उम्मीद है कि इस बैठक में WHO उसकी वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे देगा। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने वैक्सीन को अप्रूवल के लिए 19 अप्रैल को WHO को अर्जी दी थी। वहीं आपको इसके साथ बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोवैक्सीन के 2 डोज लगवाए हैं। सोमवार को 5 और देशों ने भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता दी है। इन देशों में एस्टोनिया, किर्गिस्तान, फिलिस्तीन, मॉरिशस और मंगोलिया शामिल है। उत्तर प्रदेश में जिन्ना पर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। सोमवार को मुरादाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की सोच तालिबानी है। योगी ने कहा, मैंने अखिलेश का भाषण सुना। वे राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना देश तोड़ने वाले जिन्ना से कर रहे थे। यह बेहद शर्मनाक है। अखिलेश यादव को देश से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल अखिलेश ने रविवार को हरदोई में सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर बैरिस्टर बनकर आए थे। एक ही जगह पढ़ाई लिखाई की, वह बैरिस्टर बने और उन्होंने आजादी दिलाई। मुरादाबाद में सीएम योगी ने कहा है कि पूरा देश सरदार पटेल को लौह पुरुष मानता है। ऐसे समय में अखिलेश की सोच फिर से सामने आई है। उन्होंने देश को तोड़ने वाले जिन्ना को देश में जोड़ने वाले सरदार पटेलों के समक्ष रख दिया है। यह सोच हमेशा तोड़ने में विश्वास रखती है। इन्होंने समाज को जाति के नाम पर तोड़ने की साजिश रची है। मंसूबे पर नहीं हुए तो महापुरुषों का पर लांछन लगाकर पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव नजदीक आते ही सीएम चरणजीत चन्नी ने पंजाब को दिवाली गिफ्ट देने का फैसला लिया है। सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि पंजाब में घरेलू बिजली की जो दरें हैं वो 3 रुपए सस्ती कर दी जाएंगी। इसके बाद 100 यूनिट तक बिजली का रेट 4 रुपए 19 पैसे उससे घटकर 1 रुपए 19 पैसे कर दिया जाएगा। 100 से 300 यूनिट तक 7 रुपए से घटकर 4 रुपए 1 पैसे और इसके ऊपर 5 रुपए 86 पैसे के दर से यूनिट रेट बढ़ेगा। यानी पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है और करीब 1.5 से 2 महीने में इसकी घोषणा भी हो जाएगी। ऐसे में पंजाब के सीएम ने कांग्रेस की तरफ से बड़ा सियासी दांव भी खेलना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कुल 72 लाख उपभोक्ता है, जिनमें से 95% उपभोक्ता इसमें कवर का हो जाएंगे। सिर्फ 5% लोग ही हैं जो इसके दायरे में नहीं आएंगे। सीएम ने दावा किया कि देश में सबसे कम रेट होगा जिसे वह आज से ही लागू कर देंगे। 3,316 करोड़ को सब्सिडी देकर सरकार। चन्नी ने कहा कि बिजली बिल माफी के लिए पंजाब सरकार 3,316 करोड़ की सब्सिडी देगी। सबका 300 यूनिट बिजली माफ करना मुश्किल है क्योंकि उसके लिए पंजाब में बिजली का ढांचा होना जरूरी है। उन्होंने कहा 2 किलोवाट तक 53 लाख कस्टमर का बकाया करीब 1,500 करोड़ का बिल हम पहले ही माफ कर चुके हैं। सस्ती बिजली का फायदा किसी एक विशेष जाति या धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरे उपभोक्ता के लिए है। वहीं पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी सरकार को निशाने पर लिया है। वरुण गांधी ने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके किसानों से बातचीत कर फोटो शेयर करते हुए लिखा है, जनता की पीड़ा समझने के लिए बोलने से ज्यादा सुनने की जरूरत है। वरुण 2 दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे थे। यहाँ पीलीभीत लखीमपुर खीरी बॉर्डर पर किसानों के साथ उनकी पंचायत थी। इस पंचायत के फोटो ट्वीट अकाउंट से ट्विटर पर सांसद वरुण गांधी ने लिखा कि फसलों की बढ़ती लागत, उचित कीमत पर MSP न मिलने, महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा की। यह कोई पहला मामला नहीं है जब वरुण गांधी ट्वीट के जरिए सुर्खियों से छाए रहे हों। इससे पहले भी लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में धान में आग लगने जैसा मामला उठा था जिस पर उन्होंने ट्वीट कर इस मुद्दे को उठाया था। सांसद वरुण गांधी इससे पहले गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ को लेटर लिख चुके हैं। मध्य प्रदेश की तर्ज पर धान खरीद यूपी में कराने की मांग भी उठी थी। किसानों के समर्थन में लगातार उनके बयान आते रहे, फिर चाहे वह सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो।
पंजाब कांग्रेस में फिर कलह मच चुकी है। नवजोत सिद्धू ने सोमवार को सरकार के सस्ती बिजली के फैसले की आलोचना करी है, जिसे सुनकर सीएम चरणजीत चन्नी ने एडवोकेट जनरल एपीएस देओल का इस्तीफा ले लिया है। बता दें कि सिद्धू के दबाव में यह एडवोकेट देओल ने यह इस्तीफा दिया था। दिन भर मीडिया से दूरी के बाद एडवोकेट देओल ने देर शाम इस्तीफे की बात को खारिज कर दिया। इस बीच लुधियाना से सांसद रवनीत बिट्टू ने भी सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिट्टू ने कहा है किसी व्यक्ति की 1, 2, 3 या 4 लोगों से ना बनी तो माना जाता, लेकिन हर व्यक्ति के साथ ना बने इसे खुलकर अब कह सकते हैं। बिट्टू ने यह भी कहा कि इस वक्त वर्कर को डायरेक्शन की जरूरत है और प्रचार के लिए कमेटियां बननी थी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। सरकार और एमएलए काम तो कर रहे हैं, लेकिन वर्कर इंतजार कर रहे हैं। सिद्धू को लेकर कांग्रेस पार्टी की आर और पार का फैसला लेना चाहिए। सीएम चन्नी ने 1 नवंबर को पंजाब को दिवाली तोहफा देने की घोषणा की थी। इसमें सस्ती बिजली की ही चर्चा भी हुई थी। चर्चा तो ये भी है कि सिद्धू इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन फैसले से पहले इन्हें साथ नहीं लिया गया। इसके बाद सिद्धू चंडीगढ़ में संयुक्त हिंदू महासभा के कार्यक्रम पहुंचे। सीएम चन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही सिद्धू ने सरकार के दिवाली गिफ्ट और खाली खजाने को लेकर सरकार को जमकर निशाना बनाया। फिलहाल वक्त तो चला यहाँ एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बिजली हम जवानों, बचाएंगे। जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। ब्रेक के बाद आपका मैं फिर से स्वागत है। तो बता दें कि राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 8 बजे से इन सभी सीटों पर गिनती शुरू हो जाएगी। इन सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। वहीं इसके साथ ही बता दें कि 29 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने पहले करीब आधा दर्जन सीटों पर अपनी जीत काबिज की थी। कांग्रेस के पास 9 सीटें थी, जबकि बाकी क्षेत्रीय पार्टियों के पास थी। जिन सीटों पर लोकसभा उपचुनाव हुए हैं उसमें दादरा और नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी, मध्य प्रदेश में खंडवा शामिल हैं। तीनों लोकसभा क्षेत्रों में मौजूद सदस्यों के निधन के बाद वोटिंग हुई है। मार्च में भाजपा के रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट खाली हुई थी। मध्य प्रदेश की खंडवा संसदीय सीट भाजपा सदस्य नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से खाली हो गई थी, जबकि दादरा और नागर हवेली सीट पर निर्दलीय मोहन डेलकर के निधन के बाद दोबारा वोटिंग हुई है। राजस्थान में वल्लभनगर से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत और धरियावाड़ से भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा के निधन के कारण उपचुनाव कराना पड़ा। वल्लभनगर में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी प्रीति शेखावत को टिकट दिया, जबकि भाजपा ने हिम्मत सिंह झाला को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने धरियावाड़ से नागराज मीणा को भाजपा प्रत्याशी खेत सिंह मीणा के खिलाफ मैदान में उतारा। कांग्रेस की जीत से अशोक गहलोत का कद बढ़ेगा। वहीं हार से एक बार फिर सचिन पायलट के नेतृत्व वाले कांग्रेस गुट में उन्हें चुनौती मिल सकती है। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू ने फिर अपनी ही पंजाब सरकार पर बड़ा हमला किया है। चरणजीत चन्नी ने बिजली 3 रुपए सस्ती कर दी है, इसे दिवाली गिफ्ट बताया गया है। उधर सिद्धू झूठ और फरेब बता रहे हैं। सिद्धू चंडीगढ़ में संयुक्त हिंदू महासभा के कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। सिद्धू ने कहा कि 4.25 साल मौज कर आखिरी 2 महीने में लॉलीपॉप बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो सब्सिडी देंगे यह पैसा कहां से आएगा। सिद्धू ने कहा कि पंजाब के विकास का रोड मैप क्या है यह नेताओं को बताना चाहिए। सिद्धू ने सीएम चन्नी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर पहले निशाना साधा। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम चन्नी ने कहा कि कुछ लोग जरूर सोचेंगे कि यह सब चुनाव की वजह से किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिद्धू ने बिना काम लिए ही कांग्रेस सरकार से पूछ लिया कि पंजाब का कल्याण कैसे होगा, कोई नहीं बताता। 4.25 साल सब एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे रहे, जुल्म करते रहे। आखिरी के 2 महीने बचे हैं, उसमें आसमान जमीन पर ले आ रहे, तो आरे तोड़ कर ला रहे हैं। कोई बताएगा कि ये सब कहां से देंगे। सिद्धू ने कहा कि क्या पंजाब में मकसद सिर्फ सरकार बनाना है, सत्ता में आना है और उसके लिए झूठ बोलना है। 500 झूठे वादे करके सत्ता हासिल करने की कोशिश की जा रही है। वहीं सिद्धू ने यह भी कहा कि अब राजनीति मिशन नहीं धंधा बन चुकी है।
तो यमुनानगर के टोपरा गांव में देश के सबसे ऊंचे अशोक चक्र पर छत्र स्थापित किया गया है। 60 फीट ऊंचा छत्र लगने के बाद अशोक चक्र की भव्यता और भी ज्यादा बढ़ गई है। आसपास की पंचायतों और द बुद्धिस्ट फोरम के सक्रिय सहयोग के बाद चक्र पर छत्र लगाने का काम संभव हो पाया। गांव के सरपंच मनीष कुमार ने बताया कि अशोक स्तंभ की रेप्लिका का काम पूरा होने से उनके गांव को प्रदेश के साथ देश में अलग पहचान मिलना तय है। इसी विश्वास के साथ 4 सितंबर 2019 को पार्क के पहले चरण के लिए अशोक धम्म चक्र स्थापित किया गया है। 30 फीट ऊंचा और 6 टन वजनी लोहे का जो अशोक चक्र है देश में सबसे ऊंचा है। उसका नाम लिम्बका बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इस चक्र का पूरा खर्च एनआरआई डॉक्टर सत्यदीप गौरी ने उठाया है। गांव के सरपंच मनीष कुमार ने बताया कि यमुनानगर के टोपरा में सम्राट अशोक ने 2300 साल पहले एक स्तंभ का निर्माण कराया था। 13वीं शताब्दी में इस स्तंभ को फिरोजा शाह तुगलक यहां से उखाड़कर दिल्ली ले आया था और उसे फिरोजा शाह कोटला मैदान में लगाया गया था। 10 साल पहले गांव की तत्कालीन सरपंच रामकली ने स्तंभ को गांव में वापस लाने की मुहिम छेड़ी। दिक्कत यह थी कि ना तो इसने संसाधन थे और ना ही पैसा था, फिर भी उन्होंने ठान लिया कि इस काम को पूरा करना है। उस समय महिला सरपंच ने पंचायत में प्रस्ताव पास कर प्रदेश सरकार को भेजा था। वहीं 100 करोड़ की वसूली मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आखिरकार रात 1 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। वे कई दिनों तक लापता रहने के बाद सोमवार सुबह 11:55 पर अचानक प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंच गए थे। देशमुख को ईडी ने 5 बार पूछताछ के लिए समन किया था, लेकिन हर बार उनके वकील इंद्रपाल सिंह ही ईडी ऑफिस पहुंचते थे। उनकी दलील थी कि देशमुख 75 साल के हैं और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से वे पेश नहीं हो सकते हैं। 13 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने पाया कि देशमुख की तरफ से किसी भी सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब कस्टडी के लिए उन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी है। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर तासीन सुल्तान और उनकी टीम ने देशमुख से लगातार पूछताछ की। अब इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी संभव है। पिछले हफ्ते देशमुख की इस याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसमें उन्होंने ईडी के समन को रद्द करने की मांग की थी। ईडी 100 करोड़ की वसूली मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही है। देशमुख के साथ उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख और पत्नी को 2 बार पूछताछ के लिए तलब किया गया था, लेकिन वे भी ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे थे। यह भी माना जा रहा है कि देशमुख के बाद आज या कल तक उनके बेटे या उनकी पत्नी भी ईडी के सामने हाजिर हो सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन का रोम दौरा खत्म करने के बाद COP26 समिट में शामिल होने के लिए ग्लासगो पहुंचे हैं। यहां उन्होंने दुनिया का सामने जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत का एजेंडा सामने रखा। COP26 में एक्शन एंड सॉलिडेरिटी द क्रिटिकल डिकेड सेगमेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने ऋग्वेद की 2 लाइनों से अपनी स्पीच शुरू करी। हमारे यहाँ दुनिया की 17% आबादी, हिस्सा सिर्फ 5% है। हमने नॉन फॉसिल फ्यूल की 25% वृद्धि की है। विश्व की कुल आबादी से भी ज्यादा लोग हमारे यहाँ भारतीय रेल से यात्रा करते हैं। इस भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो एमिशन रखा हुआ है। सिर्फ इसी पहल से सालाना 60 मिलियन टन उत्सर्जन कम होगा। इस तरह हमारे एलईडी बल्ब अभियान से सालाना 40 मिलियन टन उत्सर्जन कम होगा। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल की है। क्लाइमेट एक्सचेंज के लाइफ स्टाइल की एक बड़ी भूमिका है और पूरी दुनिया में से माना जा रहा है। दुनिया को लो कॉस्ट एनर्जी का महत्व समझना होगा। हमारी अपेक्षा है कि विकसित देश जल्द से जल्द $1 ट्रिलियन का क्लाइमेट फंड मुहैया कराएं। हमें क्लाइमेट फाइनेंस को भी ट्रैक करना होगा। हम अन्य विकासशील देशों का दर्द समझते हैं। कुछ देशों के लिए क्लाइमेट चेंज उनके अस्तित्व पर मंडराता खतरा है। बड़े कदम उठाने ही होंगे। मुझे यकीन है कि ग्लासगो में लिए गए फैसले हमारी भावी पीढ़ी का भविष्य बचाएंगे। तो खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर
बचाओ, देश बनाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, जहां क्रूज ड्रग्स केस में सोमवार को फिर एक नया ट्विस्ट आ चुका है। इस केस में गवाह रहे सैम डिसूजा कई दिनों बाद एक अचानक न्यूज चैनल के सामने आ जाते हैं और उसने यह भी दावा किया है कि आर्यन मामले में शाहरुख खान के स्टाफ और गवाह बने कुछ लोगों के बीच डील हुई थी। सैम ने बताया कि इस डील में किरण गोसावी और प्रभाकर सैल का हाथ था। दोनों ने शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी से 50 लाख रुपए टोकन मनी के तौर पर लिया था। इससे पहले प्रभाकर सैल ने दावा किया था कि उसने केपी गोसावी और सैम डिसूजा को आर्यन खान केस में 25 करोड़ रुपए की डील पर बात करते सुना था। प्रभाकर का दावा था कि गोसावी और सैम ने कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को देने की बात कही थी। इसी आरोप पर सैम ने सफाई दी है। सैम के मुताबिक उन्हें इस बात का शक हो गया था कि प्रभाकर और गोसावी मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं, इसलिए उसने इस पैसे को पूजा ददलानी को वापस करवा दिए। सैम ने यह भी बताया कि एनसीबी के अधिकारियों को इस डील की कोई जानकारी नहीं थी। सैम ने यह भी आरोप लगाया कि किरण गोसावी और प्रभाकर ने मिलकर यह सारा खेल रचा हुआ था। तो पंजाब के एडवोकेट जनरल एजी एपीएस देओल ने इस्तीफा दे दिया है। देओल की नियुक्ति को लेकर पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू सवाल उठा रहे थे। डीजीपी इकबाल प्रीत सहोता के साथ देओल की नियुक्ति को लेकर सिद्धू ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद सिद्धू ने पार्टी के कामकाज से दूरी बना रखी है। एडवोकेट देओल जल्द ही चरणजीत चन्नी से मुलाकात कर औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा करेंगे। नवजोत सिद्धू का कहना है कि बेअदबी और उससे जुड़े गोलीकांड के मुद्दे पर कैप्टन को सीएम को कुर्सी से हटाया गया। इसके बाद चन्नी की सरकार ने एपी देओल को एडवोकेट जनरल बना दिया। एडवोकेट देओल गोलीकांड के एक मामले में आरोपी पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी और आईजी परमराज उर्मानंगल को जमानत दिलवा भी चुके हैं। सिद्धू का कहना था कि आरोपियों के वकील को अहम पद नहीं देना चाहिए। सिद्धू की नाराजगी के बाद चन्नी ने एडवोकेट देओल को बेअदबी और गोलीकांड के केस से अलग कर दिया। उनकी जगह पर एडवोकेट आरएस बैंस को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूट नियुक्ति हो गई है। हालांकि सिद्धू ने इस पर भी राजी नहीं जताई है। दिवाली से पहले दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुकी। सिस्टम फॉर क्वालिटी एंड वेदर फॉरेंसिक एंड रिसर्च ने 302 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया। हालांकि एजेंसियों का पूर्वानुमान यह है कि हवा की दिशा में बदलाव आ सकता है। बारिश के साथ हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा की दिशा बदलने से पराली से होने वाला प्रदूषण कम होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स को 0 से 50 के बीच, अच्छा से 51 से 100 के बीच संतोषजनक और 101 से 200 के बीच में मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। डेटा की माने तो आनंद विहार में 374, जहांगीरपुरी में 394, रोहिणी में 305, मुंजका में 309 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। वहीं पुरानी दिल्ली के लोकप्रिय बाजार चांदनी चौक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 रहा। बवाना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईटीओ लोधी रोड के 299, 220, 273, 242 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज हुआ है। इंदौर के हीरानगर इलाके में पड़ोसी ने जमकर झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों की महिलाओं ने एक दूसरे को बाल नोचते हुए पीटा है, मुक्के और थप्पड़ लगाए हैं। लाठियों से भी मारपीट हुई है। मारपीट में 5 लोग घायल हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों पर एफआईआर की है। टीआई सतीश पटेल के मुताबिक घटना हीरानगर इलाके के मेघदूत नगर की है। यहाँ रहने वाले अनिकेत चौहान के घर के बाहर पड़ोस में रहने वाला लोकेंद्र वर्मा और उसका दोस्त सिगरेट पी रहे थे। इसी बात को लेकर अनिकेत ने आपत्ति जताई, जिसे लेकर दोनों की कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के घर वाले भी बाहर निकल आए और बीच रोड पर गुत्थम गुत्था हो गया। घर की महिलाओं में हाथापाई हुई। टीआई के अनुसार शिकायत मिली है कि अनिकेत चाकू निकाल लिया था और हमले में लोकेंद्र के साथ दूसरे लोग घायल हुए हैं। लोकेंद्र की शिकायत पर अनिकेत और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दूसरे पक्ष की ओर से लोकेंद्र और उसके 7 आरोपी बनाए गए हैं। पुलिस ने रात में ही सभी का मेडिकल भी करवाया है। तो इंदौर में राजाबाड़ा में गवर्नमेंट शॉप सोमवार दोपहर धधक उठी। दुकान की इमारत से तेज लपटें उठी से घिर गया। में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। 1 घंटे के अंदर आग पर काबू पाया गया। दुकान में ऊनी कपड़े भी भरे हुए थे। फायर ब्रिगेड के मुताबिक कंट्रोल रूम पर 1 बजे सूचना मिली कि शिव विलास पैलेस के पास अग्रवाल स्टोर्स में आग लगी है। यहाँ तलघर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से काफी धुआं फैल गया। यहाँ गांधी हॉल से दमकल टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। करीब 2 टैंक पानी डालकर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। फायर अधिकारियों के मुताबिक आग तो बुझ गई है, लेकिन अंदर से लगातार कपड़ों के कारण धुआं निकल रहा है। आग लगने की वजह से आसपास के व्यापारियों ने दुकान से सामान हटाना शुरू कर दिया था। इसके बाद फायर ब्रिगेड ने करीब 2 टैंक पानी डालकर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक आग
तलघर में लगी थी। इसमें ऊनी कपड़े के होने की वजह से काफी धुआं उठा। यहां पर एमजी रोड और यातायात थाने की पुलिस ने घटना के दौरान ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया। इसमें कई वाहन चालक उलझते रहे। तो फिलहाल देश विदेश की खबरों में मेरे साथ अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें के न्यूज़ नेशनल।